हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित एक नए वीडियो में। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और निरंतरता के साथ आप पढ़ाई में लगे भी होंगे। आप सभी को बता दें, ये आज प्राचीन बिहार का इतिहास जो है उसका लास्ट क्लास है और मुझे पूर्ण विश्वास है 14 क्लास हो चुका है, ये 15वां क्लास है। ये लगभग 13 पेज का नोट्स है। प्राचीन बिहार का आज लास्ट। आज हम क्या पढ़ाएंगे और क्या नहीं आपके सामने है। देखिए, उससे पहले आपको इतना ही बोलेंगे कि आप पढ़िए। कुछ लोग सिलेबस को लेके बोल रहे हैं कि आप पढ़ा बहुत अच्छा गया है सर मैथ पढ़ा दीजिए, रीजनिंग पढ़ा दीजिए और फलाना ठिकाना। मैं साफ शब्दों में कहूँ, ये मेरा मनसा कभी नहीं रहा कि मैं पैसा कमाऊँ, क्योंकि आप भी एक शिक्षक बनने वाले हैं। आज एक हंसी आएगी आपको। आज मैं लाइव आया था तो चलिए खुश रहे, मेरी ये भावना नहीं है। सर आप फ्री में क्यों नहीं पढ़ाते हैं, आप पैसा क्यों लेते हैं? मैंने बोला साहब आप भी शिक्षक बनने वाले हैं, तो शिक्षक बनेंगे तो इसी पैसा के लिए, और घर का रोजी रोटी इसी से चलता है। तो क्या बताइए, मैंने क्या गलत कर रहा हूँ? मैं और भी चैनलों की तरह कम से कम उससे लगभग 10 गुना पैसा मैं कम ले रहा हूँ, मात्र 99 रुपया। और उसमें मैंने कितना दे दिया ये ऊपर वाला जानता होगा। और मैं कुछ नहीं हूँ, माँ सरस्वती की कृपा से मैं दे रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। वाकई में मैं चाहता था कोर्स का दाम 199 299 भी रखता, लेकिन नहीं, मेरी संतुष्टि नहीं आ गई थी। चूंकि 4 साल से आप लोग बेरोजगारों का जो तमगा लगा हुआ है उस तमगा को हटाना चाहते हैं। शायद आप शिक्षक बन जाइए, मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी कुछ नहीं। सच्ची बोल रहे हैं, बहुत हम खुश होंगे कि आप शिक्षक जब बन जाएंगे। इसीलिए पैसों का नहीं देखना है, बस पढ़ना है। खूब मन लगा के पढ़िए और शिक्षक बनिए। इसी कड़ी में आज जो हम पढ़ाएंगे वो देखिए। लगभग ये जो मैंने लिखा है ऐसे, ये नहीं, शुंग वंश नहीं पढ़ाएंगे सिलेबस में, लेकिन ये आएगा नहीं, यहाँ से प्रश्न आएंगे। कर्ण वंश नहीं आएगा, ये आएगा कुषाण वंश, गुप्त वंश, चूंकि गुप्त वंश का ही वंशज है। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त, लास्ट में है पाल वंश। तो आपको पढ़ना कौन कौन है? आपको पढ़ना है कुषाण वंश। मैंने क्या लिखा, इतना ही पढ़ना है। कुषाण वंश, गुप्त वंश, गुप्त वंश के अंदर चंद्रगुप्त प्रथम पढ़ना है, समुद्रगुप्त पढ़ाएंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त से एक भी प्रश्न नहीं आता है। और लास्ट में मगध का जो अंत हो जाता है पाल वंश, जिसके लास्ट शासक धर्मपाल थे। इसमें भी प्रश्न आते हैं, जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, विक्रम विश्वविद्यालय हो गया, उदंतीपुर विश्वविद्यालय हो गया, वहाँ से प्रश्न आ गए। तो ये तमाम टॉपिक आपको हम पढ़ाएंगे, बनेगा ये बहुत अच्छा। और आज आपका प्राचीन बिहार खत्म हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले हम बात करने वाले हैं आज, चूंकि मैं पढ़ा रहा था प्राचीन बिहार का इतिहास। यहां देखिएगा, प्राचीन बिहार का इतिहास, इसकी शुरुआत मैंने कहां से किया था, मैं कुछ बता दूं जिससे कि आप मोटिवेट हो जाएं। और मैं सही बोल रहा हूं, मैं अपने मन से नहीं, माता सरस्वती की कृपा से बोल रहा हूं। मुझे जहां तक लगता है आपका क्वेश्चन टकराएगा। प्राचीन बिहार का इतिहास, चूंकि बिहार का इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो प्राचीन से ज़्यादा प्रश्न पूछता है और आधुनिक से। तो प्राचीन में आपको हम स्टार्ट कहाँ से किए थे, आपको पता होगा, मगध। चूंकि जिस बिहार में आप रहते हैं वो कभी मगध के नाम से जाना जाता था, तो मगध से स्टार्ट किए हैं। और मगध में बहुत सारे वंशज आए, मैं सब बताया हूँ। मगध में आपको हर्यक वंश आया, देखिए मुझे भी याद हो गया, हर्यक वंश आया, शिशुनाग वंश आया कि नहीं आया, बोलिए, मैं सब पढ़ाया हूँ। शिशुनाग आ गया, नंद वंश आ गया। इसकी समाप्ति किसने किया भाई? इसके लास्ट शासक घनानंद, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने काट दिया था चाणक्य अपने गुरु के सहायता से। और ये मैं सब पढ़ाया हूँ, कुछ भूल जाए तो माफ कीजिएगा। इसके बाद मौर्य वंश जाता है, ये फेमस मौर्य वंश। ये यहाँ इस दोनों से तो प्रश्न पूछेगा। और मौर्य वंश के शासक में आपको चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाएं आपको। देखिए कितना मजा आएगा जब चंद्रगुप्त, ऐसे पढ़ना है, कहानी के रूप में पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। हम सच बोल रहे हैं आपको। चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाएं, हेलो, हाँ अभी क्लास ले गए एप्लीकेशन पर, ठीक, माफ कीजिएगा, घर से कॉल आ गया था। क्या कीजिएगा साहब, संडे के दिन भी छुट्टी नहीं हो पाता है। यहाँ तक कि ठीक है, माँ बोलती है कि रेस्ट कर लो, संडे है, रविवार है,
पत्नी भी डांट देती है, लेकिन पत्नी को क्या पता कि पत्नी से ज़्यादा चाहने वाले तो आप सब हैं। पत्नी तो एक है, यहाँ चाहने वाले लगभग 80,000 90,000 लोग हैं। इसके लिए आपको प्रणाम है, नमन है। और कोई कुछ गलती अगर कर देते हैं तो उसको भाई समझ के या सर समझ के, जो समझिए दोस्त समझ के माफ़ कर दिया कीजिएगा, ठीक है। कुछ दिन 2 महीना दे दीजिए। अब एग्ज़ाम हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है, पढ़ना है बस 2 से 3 महीना। इसके बाद इसी वंशज में मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसी का बेटा हुआ, इसका बेटा कौन हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन हुआ था आपको? बिंदुसार, ठीक है। फिर बिंदुसार का बेटा कौन हुआ था? अशोक। सब पढ़ाए हैं, अशोक का अभिलेख, अशोक सब पढ़ाए हैं, ठीक है। और अशोक के समय में क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध की प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। देखिए, याद हुआ। ये सब पढ़ाने के बाद आपको हम कुछ याद दिलाते हैं जिससे कि आपको मजा आवे। इसके बाद हम पढ़ाएं महात्मा बुद्ध पढ़ाए हैं। इसके बाद हम महावीर स्वामी, जहां से प्रश्न पूछा जाता है, 24वें तीर्थंकर थे। 24वें यानी 24 ऐसे प्रतापी संस्थापक हुए जो जैन धर्म को ऊंचाई तक लेके गए। 24वां लास्ट थे, लेकिन 23वां भी जानना है, पार्श्वनाथ जी थे। 22वां भी जानना है, अगस्टिनेमी थे। इसके संस्थापक कौन थे जैन धर्म के? बोलिए। ऋषभदेव, जिसको ऋषभनाथ भी कहा जाता है, जिनकी चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। महावीर स्वामी मैंने पढ़ाया, महात्मा बुद्ध ये। इसके बाद जैन संगतियाँ इसी के अंदर आती है। कुछ हम बता दें, जैन संगति 2 संगति हुआ था, बौद्ध संगतियाँ सब पढ़ाए हैं। बस आपको वीडियो देखना है 2 बार। एक वीडियो को 2 बार देखिए, है ना। एक वीडियो को 2 बार देखना है। कितना बार देखना है? 2 बार। इतना टॉपिक मैंने प्राचीन बिहार का आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया और शायद आपने बहुत मन लगा के पढ़ा होगा। एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, जीवन का ये रहस्य जान लीजिए, कभी कल पे मत छोड़िएगा। हम सच बोल रहे हैं, ऐसी गलतियाँ मैंने भी की है, इसीलिए आज आपके सामने है। इसीलिए आज हम एक मामूली शिक्षक है, हमें भी वीडियो होना चाहिए, हमें भी कलेक्टर होना चाहिए, लेकिन कुछ गलतियां हमसे हुई है जो कल के, जब इसको पहले आप देखिए, ठीक है। कुछ गलतियां हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कल पढ़ेंगे। देखिए, कुछ बात बताना जरूरी है, कल पढ़ेंगे। देखिए, कल तो आएगा, कल पढ़ेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कल नहीं आता है, मैं बोलता हूं कल आता है। अगला दिन कल तो आएगा, लेकिन आपका पढ़ा हुआ आसमान शक्ति वो छूट जाएगा। जो मजा आज का वीडियो आज में है वो मजा कल में नहीं है, और इस चीज को समझिए। और आज का दिया हुआ 2 से 3 महीना आपका जीवन बना देगा जब आप शिक्षक बन के किसी विद्यालय में जाएंगे। और पता है खुशी कब होगा आपको? जब आप वाकई में, जब बीपीएससी का जो एग्जाम होगा शिक्षक बहाली को लेके, जिसको लेकर आप पढ़ रहे हैं, जब आप बन जाएंगे और जब अपनी माँ से मिलेंगे, वाकई में आपके आंख में, ऐसा नहीं, आप भी रील्स देखते होंगे यूट्यूब पे, शॉर्ट्स वीडियो, और मैं भी डालता हूँ। देखते हैं, कोई वीडियो बन के आता है, कोई दरोगा बन के आता है, कोई SSC-GD क्वालिफाई करके आता है, कोई इंडियन आर्मी करके आता है और अपने पिता का पैर छूता है और गला मिलता है और टोपी पहनाता है। कितना खुशी होता है साहब। और जब आप भी राजकर्मी बनिएगा, मैं वाकई बोलता हूँ, आपको बहुत खुशी होगा। और आप कहेंगे सर आपसे मिलना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, एक खुशी होता है, लेकिन सारा मेहनत आपका होगा। तो अभी 2 से 3 महीना आप दे दीजिए प्लीज़। चलिए, कल पे नहीं छोड़ना है। अब स्टार्ट करते हैं, वीडियो सेशन लंबा हो जाएगा। इसी कड़ी में आज जो हम पढ़ाएंगे आपको प्राचीन बिहार इतिहास का, ये लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। चलिए, मैं वीडियो क्वालिटी चेक कर लूँ जिससे कि आपको वीडियो में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया क्वालिटी है, थैंक यू, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है, इसको हम नहीं पढ़ाएंगे। ये मैंने लिख दिया परीक्षा दृष्टि से, लगभग 18 से 20 प्रश्न है, उसको आप जब नोट्स निकालिएगा, ये यहाँ मैं नोट्स में लिख देता हूँ। देखिए, क्लास 15 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, प्रिंट जब निकालिएगा दिक्कत नहीं होगा। तो ये परीक्षा दृष्टि से VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा हुआ प्रश्न है। टोटल लगभग 18 प्रश्न है, इसको पढ़ लीजिएगा। 18 प्रश्न, 19 प्रश्न है, पेज नंबर 4 तक 19 प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा, ये पूछा हुआ है। जैसे देखिए, पहला प्रश्न क्या बोलता है उसको देखिए आप। यहाँ देखिए, पुरा पाषाण कालीन अश्वयुगी संस्कृति से संबंधित उपकरण एवं फूस की झोपड़ियाँ, फूस की झोपड़ियाँ कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो आप बोलिएगा पैसरा। पैसरा एक जगह है जो मुंगेर में पड़ता है, वहाँ पे पुरा पाषाण कालीन अश्वयुगी संस्कृति से संबंधित
फूस का घर, गांव घर में जो होता है, ये पहले कहाँ मिला? तो आप बोलिएगा पैसेरा, एक जगह है जो मुंगेर में पड़ता है। फिर दूसरा प्रश्न देखिए, ये प्रश्न भी आए। प्रारंभिक पाषाण यानी पहले पूर्व में प्रारंभिक पाषाण कालीन जो कुल्हाड़ी होता है, गांव घर में जो कुल्हाड़ी होता है, एक्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं AXE, जिससे हम लोग पेड़ पौधा काटते हैं, वो पहले कहाँ मिला? तो जेठियन, ये प्रश्न पूछेगा ही। नालंदा में एक जगह है जेठियन, वहां पे मिला था कुल्हाड़ी। ये क्या है? प्रारंभिक पाषाण कालीन। इसी प्रकार ये देखिए तीसरा प्रश्न, गिद्धेश्वर पर्वत शैल चित्र ये कहाँ से मिला? तो जमुई में वैशाली। वैशाली का नाम किस राजा से? ये जो वैशाली आपको पता है ना, विश्व का प्रथम गणतंत्र कहाँ था? वैशाली यानी लिच्छवी, प्रथम गणतंत्र। तो वैशाली जो था एक गणराज्य था। वैशाली जो ये किसके नाम पे पड़ा? तो राजा विशाल, विशाल से वैशाली, वी से विशाल, वी से वैशाली, राजा विशाल के नाम पे ही वैशाली का नाम वैशाली पड़ा। यहां देखिए पांचवा, महावीर स्वामी, जो महावीर स्वामी थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी के समकालीन चंपा नरेश अंग कहते हैं ना, मगध, अंग, मगध हो गया, अंग हो गया और वज्जी, ये 3 अंग थे। तो मगध की राजधानी उस समय थी राजगृह, और अंग की राजधानी चंपा थी, और वज्जी संघ की राजधानी पढ़ाए हुए हैं वैशाली थी। तो महावीर स्वामी के समकालीन चंपा नरेश, उस समय के चंपा के राजा कौन थे? तो दधिवाहन थे, दधिवाहन। इसी प्रकार मगध एवं वज्जी संघ, मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह। इसी का बहुत सारा नाम है, सब पढ़ाया देखिएगा। और वज्जी संघ की सीमा कौन निर्धारण करता था? तो बोले गंगा नदी। गंगा नदी के इस साइड मगध यानी बिहार और इस साइड वज्जी संघ था। इसी प्रकार आर्यभट्ट से संबंधित बिहार का नगर कौन सा था? तो बोलिएगा पाटलिपुत्र। क्या था? पाटलिपुत्र। इसी प्रकार क्वेश्चन है, आप सब देख लीजिएगा। इसमें आपको हम मेन क्वेश्चन ये बताते हैं। ये 12वां प्रश्न देखिएगा, अशोक के बारे में कौन नहीं जानता है, जिसको चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है? इसके बारे में कोई ना कोई भविष्यवाणी तो किया होगा। एक ब्राह्मण थे जिन्होंने भविष्यवाणी किया था, उनके बारे में जानिए। बिंदुसार का बेटा था, मौर्य वंश का था। बिंदुसार का बेटा जो अशोक था, उसके बारे में। बिंदुसार के दरबार में रहने वाले ऐसे कौन आजीवक भविष्यवक्ता थे जो भविष्य बताते थे? ऐसे कौन थे जिसने अशोक के बारे में बता दिया, अशोक के पिता को यानी बिंदुसार को, कि आपका बेटा अशोक पूरे भारत पे राज करेगा? ऐसा कौन से भविष्यवक्ता थे? तो आप बोलिएगा पिंगलवत्स। क्या था नाम? पिंगलवत्स। जो एक ब्राह्मण थे, जो एक भविष्यवक्ता थे, जो भविष्य बताते थे, उन्होंने अशोक के बारे में बताया कि अशोक एक महान सम्राट होगा, यानी पहली भविष्यवाणी हो गई थी। एक प्रश्न यहां से भी आएगा, ये बहुत पूछता भी आई। बिहार में पाए गए अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या थी? आपको पता है अशोक के समय में 4 लिपियां थी, लेकिन फेमस कौन था? ब्राह्मी लिपि, पाली लिपि, खरोष्ठी लिपि। लेकिन बिहार में जो अशोक के अभिलेख मिले, इस बिहार में जो अशोक के अभिलेख मिले थे, वो ब्राह्मी लिपि, यानी जैसे संस्कृत होता है, हिंदी होता है भाषा, उसी तरह ब्राह्मी लिपि था। उस लिपि में पहले जमाना में लिखा जाता था। तो अशोक के जो अभिलेख बिहार से मिले, वह ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। और खासकर जो दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी क्षेत्र से है, जो मिथिला क्षेत्र से है, बेगूसराय, वो विद्यापति का नाम सुनते होंगे, विद्यापति। तो विद्यापति को जानिए, जो कवि थे, वैनवार वंश के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि विद्यापति थे। जानना चाहिए आपको कि विद्यापति किसके शासनकाल में थे, किस राजा के समय में थे। चूंकि हम भी दरभंगा से हैं तो हमें भी जानकारी हो गई, और ये पूछा हुआ प्रश्न है। विद्यापति वैनवार वंश एक वंशज था, उनके राजा कौन थे? शिव सिंह। राजा का नाम शिव सिंह था। उसी के समय में शासनकाल में विद्यापति थे, उनके शासन में थे। विद्यापति किनके में थे? इसमें थे। और ये भी पढ़ लीजिएगा, चूंकि पता है चंद्रगुप्त मौर्य वंश का जो संस्थापक था। एक समय ऐसा आया मगध में कि भीषण अकाल पड़ गया। इसके बाद ये क्या किए? श्रवण बेलागोल कर्नाटक में चले गए पर्वत पे, यानी समाधि लेने के लिए, यानी ये तपस्या किए। तो इनके साथ में कौन गए? और आपको पता है ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो जैन धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त के साथ श्रवण बेलागोला जो कर्नाटक में है, उस समय जो यहाँ गए थे, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। इनके साथ में कौन गए थे? जैन आचार्य कौन थे? तो भद्र। आपको पता है कि जैन धर्म भी 2 भागों में बट गया था, सब पढ़ाए आपको, देख लीजिए। पहला श्वेतांबर, जो श्वेतांबर, एक दिगंबर, ये 2 धर्म में बट गया था जैन धर्म।
प्रथम जैन संगति जो हुआ था 310 ईस्वी पूर्व में, उस समय जैन का 2 बेटा, यानी जैन धर्म का 2 विभाग हो गया। एक श्वेतांबर मानने वाला जो श्वेत कपड़ा यानी सफेद कपड़ा पहन के आपको ज़्यादा कठोर तपस्या नहीं करना था और वो धर्म का प्रचार करते थे, और दूसरा दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते थे, जो नंगा रहते थे, न्यूड रहते थे, और वो अपने आप को ब्रह्मचारी यानी वो अपने आप को इंद्रियों को वश में कर लिए थे। कुछ लोग गलत बोलते हैं लेकिन अपना अपना मानना है, ये सभी में नहीं हो सकता है। यही से मैं प्रणाम करता हूँ जैन धर्म को। तो श्वेतांबर दिगंबर समझ गए। तो उसी समय में भद्रबाहु जो थे ये, तो दिगंबर धर्म को जो आगे लेके गए वो भद्रबाहु थे, भद्रबाहु। और श्वेतांबर को आगे बढ़ाने वाले जो मेन संस्थापक थे वो थे स्थूल भद्र, याद रखिएगा, सब पढ़ाए हैं। तो भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलागोल कर्नाटक में चले गए, वही प्रश्न है। चलिए ऐसे बहुत सारे प्रश्न देख लीजिएगा, मैंने यहाँ VVI लिख दिया है। ये प्रश्न बहुत पूछेगा, चूंकि बिहार में BPSC ले रहा है तो बिहार से बनता है क्वेश्चन। आपको पता है कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? तो 24। लेकिन एक प्रश्न बहुत बनता है कि महावीर स्वामी के अतिरिक्त ऐसे मतलब कितने तीर्थंकर हुए जो बिहार में पैदा हुए? तो बोलिएगा एक। उनका नाम था वसुपूज्य, जो 12वें तीर्थंकर हुआ करते थे, यानी महावीर स्वामी और जो वसुपूज्य थे, ये 2 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर में से 2 ऐसे थे जिनका जन्म बिहार में हुआ, और इनका निर्वाण का मतलब मृत्यु भी बिहार में हुआ। वही लिखा है, बिहार में निर्वाण प्राप्त करने वाले। निर्वाण का मतलब होता है, ध्यान देखिए, निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु, जिनकी मृत्यु हो गई, निर्वाण हो गया उनका। तो ऐसे 2 हुए, दो कौन कौन? तो 2 बोलिएगा सर। एक महावीर थे जिनका मृत्यु पावापुरी में हुआ, और एक वसुपूज्य थे जिनका मृत्यु चंपा में हुआ। चंपा में यानी अंग की राजधानी चंपा में इनकी मृत्यु हुई। यानी 2 ऐसे तीर्थंकर हुए जिनका जन्म बिहार में हुआ और मृत्यु भी बिहार में हुआ। तो कौन कौन? महावीर स्वामी और दूसरा 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य थे। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी देख लीजिए, VVI प्लीज, ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देखिए, ये तो याद होना चाहिए सर, प्लीज याद कर लीजिए। पहला हम पढ़ाएंगे नालंदा विश्वविद्यालय, जो हमेशा लोग घूमने जाते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय। तो देख लीजिए, सॉरी यहाँ देखिए, ये देखिए, ये 3 याद होना चाहिए। ये VVI 15, 16, 17। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? नालंदा। किसने बनवाया था? याद रखिएगा, कुमारगुप्त प्रथम। बोलिए मेरे साथ, कुमारगुप्त प्रथम एक शासक थे, इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था। किसने बनाया था? कुमारगुप्त प्रथम ने, जो गुप्त वंश के वंशज थे, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया। एक क्वेश्चन, ये दोनों तो याद ही होगा, विक्रमशिला बोले या उदंतपुरी विश्वविद्यालय? विक्रमशिला विश्वविद्यालय या उदंतपुरी विश्वविद्यालय, ये दोनों पाल वंश के वंशज बनाए थे, जिसमें विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाए थे धर्मपाल, जो पाल वंशज के लास्ट पाल वंश के ये भी थे धर्मपाल, और दूसरा उदंतपुरी विश्वविद्यालय ये गोपाल ने बनवाया था। आपको बता दूं, पाल वंशज प्राचीन बिहार के अंतिम टॉपिक है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल, और उसी गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय बनाया, और उसी गोपाल का बेटा या परपोता कहे इतिहास में, जिनका नाम धर्मपाल था, उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में है वो बनवाया था। धर्मपाल ने क्या बनवाया? विक्रमशिला। याद यहां से कीजिए, पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। हम पढ़ाएंगे लेकिन फिर भी जानिए, गोपाल ने क्या किया? ये बनाया उदंतपुरी विश्वविद्यालय, जो बिहार शरीफ में है। बिहार शरीफ वाले आपको याद होगा, उदंतपुरी विश्वविद्यालय। और इसी वंश के वंशज एक हुए बेटा या परपोता का ये धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो भागलपुर वाले जानते होंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाए। इसी प्रकार एक क्वेश्चन यहां से भी पूछता है, इसको देख लीजिए। ये सोमपुर महाविहार, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ता है, यानी एक महाविहार था सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल ने। धर्मपाल में 2 चीज का निर्माण कराया। धर्मपाल जो थे पाल वंश के जो थे, पहला विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में है, और दूसरा सोमपुर महाविहार जो अभी बांग्लादेश में पड़ गया है, उसका निर्माण भी धर्मपाल करवाए थे। एक 19वां, ये भी VVI देख लीजिए, VVI ये जानना चाहिए आपको। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने
185 ईस्वी पूर्व में, ईस्वी से पहले शुंग वंश की स्थापना की। और आज का टॉपिक यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे शुंग वंश से। आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा कि मौर्य जो वंश था, और मैं बता दूं मौर्य वंश लगभग बिहार में यानी मगध पे 137 वर्ष तक राज किया। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, लिख लीजिए सर पूछेगा, चूंकि मौर्य वंश से क्वेश्चन आता है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो बताइए चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद इनका बेटा हुआ बिंदुसार, फिर उसका बेटा अशोक। होते होते बढ़ते हुए 137 साल मौर्य वंश चला और अंतिम शासक मौर्य वंश का था बृहद्रथ था, याद रखिएगा। और इसी का अंतिम शासक का अंत होता है शुंग, यानी एक राजा थे पुष्यमित्र शुंग, नाम से ही पता लगता है। और पुष्यमित्र शुंग ने इसको मार दिया था बृहद्रथ को। और मारने के बाद, चूंकि नाम से ही पता है इस राजा का पुष्यमित्र शुंग से ही शुंग वंश बन गया और इसने शुंग वंश का स्थापना किया। अब यहाँ से आपको बहुत सारे वंशज है और रंजीत सर ने भी बताया है, शायद आप 1 महीना पहले का वीडियो देखिएगा, सिलेबस से आधारित इतिहास में क्या क्या पढ़ना है तो याद होगा। शुंग वंश, कर्ण वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, चंद्रगुप्त प्रथम, समंतगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और लास्ट में पाल वंश। प्राचीन बिहार खत्म। लेकिन आपको शुंग वंश नहीं पढ़िए, नहीं क्वेश्चन आता है, कन्नव से नहीं आता है, हम पढ़ाएंगे यहाँ से। मैंने लिखा है इतना ही पढ़ना है। मैं स्टार्ट करूँगा कुषाण वंश से, इसके बाद गुप्त वंश आएंगे, चूंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा ही। गुप्त वंश में बहुत सारे राजा आते हैं, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम, इसके बाद इसी के वंशज समुद्रगुप्त, इसी का वंशज चंद्रगुप्त द्वितीय आता है, फिर कुमारगुप्त प्रथम जिसने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था, तो आया ना प्रश्न। इसके बाद स्कंदगुप्त, यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा। पाल वंश से आएगा। पाल वंश की स्थापना किसने की, गोपाल ने क्या बनवाया, कौन सा विश्वविद्यालय बनवाया भाई, तो बोलिएगा उदंतपुरी विश्वविद्यालय बनवाया था। इसके बाद इसी के वंशज में आते हैं धर्मपाल, उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में है, भागलपुर वाले ध्यान दीजिएगा, भागलपुर में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वो धर्मपाल ने बनवाया था, इसी के वंशज। अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा ये बताइए पहले। 22 मिनट हो गया, चूंकि क्लास लंबे भी होते हैं। मैं पानी पी लूँ, आपका आदेश हो तो मैं पानी पी लूँ। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज सब पढ़ा देंगे, हम सब खत्म ही कर देंगे आज। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कुषाण वंश। ये VVI टॉपिक है, प्लीज लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां भी VV लिखा हो मतलब वेरी, बहुत इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण। कुषाण वंश देखते हैं, यहां से प्रश्न आएगा ये इस टॉपिक से। देखिए कैसे आएगा। भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम थे। आपसे पूछा जाएगा कि प्राचीन बिहार में, चूंकि बिहार के इतिहास में इनका भी अंश रहा है, भारत आने वाले विदेशियों में सबसे अंतिम कौन था, तो बोलिएगा कुषाण वंश। मुगल तो वो सब भूल जाइए, ये वंशज की बात हो गई है। ये भी कुषाण कहाँ से आया, चीन के थे, सब आएंगे। तो देखिए भारत में क्या बोला, भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम थे। यानी विदेशी जो आना स्टार्ट हुआ, भारत पे जो आक्रमण हुआ, तो पहला वंशज जो बिहार पे आया, बिहार नहीं भारत पे आया था, 1 नंबर पर ये हिंद यूनानी, जिसको हम ग्रीक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रीक। हिंद यूनानी आया था। दूसरे नंबर पर जो वंशज आया था भारत में आक्रमण किया, वो शक वंशज। इसके बाद तीसरे नंबर पे पहलव, सब नोट्स में होगा। और चौथे और अंतिम आया था कुषाण। अंतिम जो वंश था जो विदेशियों में, तो ये क्रम है। कभी कभी आपसे BPSC में ये पूछा हुआ प्रश्न है, यानी क्रम बताइए। यानी भारत आने वाले विदेशियों जो वंशज जो आए थे, किस प्रकार से आए थे। तो पहले कौन आए थे, हिंद यूनानी, इसके बाद शक के बाद पहलव, और अंतिम वंशज जो भारत पे आक्रमण किया वंशज में, ये कुषाण वंशज। और उसी वंशज के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए कुषाण जो थे चीन अपने पड़ोसी देश है, चीन के यूची या इसी का नाम तोखरी जाति से एक जाति था। चीन का एक जाति, जैसे हमारे यहाँ होता है ना, हमारे यहाँ भी अपनी जाति है। पहले तो लोग बांट दिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, फिर हिंदू में भी जाति,
मुसलमान में भी जाति बना दिया गया। इसी प्रकार चीन में जो एक जाति होता था उसका नाम था यूची या तोखरी जाति। ठीक है। कुषाण वंश, यहां से प्रश्न बनेगा, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो आप बोलिएगा कुजुल कडफिसेस। तो आप इतना याद कर लीजिए कि कुषाण, कौसे कुषाण और इसके संस्थापक भी कौसे ही हुए, कुजुल, ऐसे याद कीजिए, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? बोलिए कौसे कुषाण कौसे कुजुल कडफिसेस। उतना लंबा याद नहीं कीजिए। इसी वंश कुषाण वंश का सबसे प्रमुख जो शासक था कनिष्क था। यहां से प्रश्न आता है। अब आता है कनिष्क जो सबसे अच्छा शासक था कुषाण वंशज में। जब कुषाण वंश का स्थापना हुआ उसके बाद जो सबसे, कहते हैं ना, मतलब सबसे अच्छा राजा कौन था? कनिष्क था। इसी में देखिएगा सबसे प्रमुख शासक कनिष्क था। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र नहीं है, तो बुद्ध चरित्र की रचना की। आपसे एक प्रश्न ये भी पूछेगा, लास्ट में हम आएंगे उस पर, आपसे पूछेगा अश्वघोष एक साहित्य था, किताब था उसकी, अश्वघोष जो थे बुद्ध चरित्र नाम का, जिसके बारे में बुद्ध के बारे में बताया गया था, एक साहित्य का नाम है, एक नॉवेल का नाम है, एक किताब का नाम है बुद्ध चरित्र। इसकी रचना किसने की, किसने लिखा, इसके कवि कौन थे? तो अश्वघोष। ये प्रश्न पूछा है, यहां से भी प्रश्न है, आएंगे बाद में। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो बोलिएगा कौन? अश्वघोष। बुद्ध से ही पता लगता है कि बुद्ध के बारे में इसमें बताया गया है। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की को कनिष्क ने पाटलिपुत्र से विजित किया था। कनिष्क के समय में गंधार एवं मथुरा कला बहुत ज्यादा विकास हुआ। यानी कुषाण वंशज के जो वंश थे उसमें जो कनिष्क फेमस राजा थे, इसी के समय में गांधार एवं मथुरा कला फेमस हुआ था। ये टॉपिक देखिए, VVI वेरी इंपोर्टेंट, यहाँ लिखा होगा कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन में करवाया था। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क ने करवाया था कुंडलवन कश्मीर में। यहां से एक प्रश्न देखिए, आपको बौद्ध संगति के बारे में पूछेगा मेरे दोस्त। 4 बौद्ध संगति हुआ था, फिर भी मैं बोल देता हूं, नहीं पढ़िएगा, मैं सही बोलता हूं, क्वेश्चन आपको छूट जाएगा। ये देखिए, पहला बौद्ध संगति कब हुआ? तो बोलिएगा 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। पहले तो ये याद कर लीजिए। और ये कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। यानी उस समय मगध की राजधानी राजगृह थे। और ये सप्तमणि गुफा में हुआ था और किनके शासनकाल में हुआ था? तो ये याद कर लीजिएगा। इसी प्रकार दूसरा, इसी के 100 साल बाद 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है। और तीसरा हुआ था 247 ईस्वी पूर्व में, बहुत आसान है। और चौथा जब ईस्वी स्टार्ट हुआ, ईस्वी के समय में हुआ था। ये चारों बौद्ध संगति आपको याद होनी चाहिए। पढ़ा चुके हैं इसीलिए ज्यादा जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चौथा जो 4 बौद्ध संगति हुआ, चौथा किसने करवाया था? कनिष्क जो राजा थे, इन्होंने अपने समय में चौथा बौद्ध संगति करवाया, जो कहां पे? कश्मीर में एक जगह है कुंडलवन। यहां से प्रश्न आएगा VVI। अब ये देखिए, ये भी टॉपिक VVI है। कनिष्क ने 78 ईस्वी, चूंकि अभी ईस्वी में चल गए, अभी 2023 ईस्वी चल रहा है। ईस्वी यानी कितना साल बीत गया? 2023 साल बीत गया। तो जब बताइए ईस्वी स्टार्ट हुआ होगा, 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, कितना अच्छा लगा होगा। तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पे शक संवत, हिंदू धर्म में कहते हैं ना, हिंदू धर्म के अनुसार शक संवत कैलेंडर होता है, कैलेंडर शक संवत के अनुसार। तो याद कर लीजिए, शक संवत किसके समय में चालू हुआ? तो कनिष्क के समय में। कब? 78 ईस्वी में। उसी समय से ये कैलेंडर जारी हुआ, शक संवत। यहां से प्रश्न बनेगा। कनिष्क के समय में सिल्क मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य था। आधिपत्य यानी उस पर शासन था, सिल्क मार्ग का। अब आते गुप्त वंशज, वेरी इंपोर्टेंट, गुप्त। ठीक है। गुप्त वंश की स्थापना किसने की भाई? श्रीगुप्त, नामी है श्रीगुप्त। और कब भाई? 240 ईस्वी से लेके 280 ईस्वी तक श्रीगुप्त शासन किया। कोई आपसे पूछेगा कि गुप्त वंश की स्थापना कब हुई, किसने किया, कब हुआ, ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा किसने किया। तो नाम से ही पता है, गुप्त वंश श्रीगुप्त। और इसी का बेटा होता है घटोत्कच गुप्त, गुप्त लगा हुआ है। और श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी यानी इसका बेटा था, श्रीगुप्त का बेटा घटोत्कच गुप्त था।
और वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा की उपाधि। पहला गुप्त शासक कौन था? तो बोलिएगा घटोत्कच गुप्त। एक वर्ड और सुनते होंगे, महाराजाधिराज, इसका भी उपाधि दिया। आगे टॉपिक में देखिएगा, ये अलग अलग वर्ड है, एक महाराजा हुआ, एक महाराजाधिराज। तो पहला गुप्त शासक कौन था? तो गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त। उसका बेटा घटोत्कच गुप्त लगा दीजिए। और घटोत्कच गुप्त को पहला उपाधि दिया गया, प्रथम शासक था जिसको महाराजा नाम से बुलाया गया। महाराजा, उनके नाम से पहले महाराजा, तो प्रथम यही थे महाराजा। अब महाराजाधिराज किनको दिया गया उस पर भी आएंगे, ठीक है। गुप्त वंश, तो गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त। उसका बेटा घटोत्कच गुप्त। प्रथम महाराजा शब्द किसको दिया गया? तो घटोत्कच गुप्त को। अब इसी के वंशज में इन्हीं का बेटा कहिए, घटोत्कच का बेटा कहिए, जो भी कहिए, चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, इस पर मत याद कीजिए, कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं पूछेगा। गुप्त में कौन कौन मेन है? श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। यहां से प्रश्न पूछेगा। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, ये प्रश्न हुआ VVI, ये क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा। गुप्त वंश का, वैसे तो बोलते हैं गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, सिंपल संस्थापक, तो बोलिएगा श्रीगुप्त। लेकिन ओरिजिनली वास्तविक संस्थापक जब लग जाए तो बोलना चंद्रगुप्त प्रथम। यहीं पे बच्चा गलती करता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। वास्तविक संस्थापक बोले गुप्त वंश का तो बोलिएगा चंद्रगुप्त प्रथम। इसके बाद यही चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसे पहली बार महाराजाधिराज, ये भी क्वेश्चन बनेगा। बहुत मेहनत लगता है साहब नोट्स बनाने में, इस चीज को समझिए। यानी वह प्रथम गुप्त शासक था। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की पहली बार। महाराजाधिराज का किसने किया? तो बोलिएगा चंद्रगुप्त प्रथम। वास्तविक संस्थापक कौन था गुप्त वंश का? तो चंद्रगुप्त प्रथम। महाराजा उपाधि पहले किसको दिया? तो बोलिएगा घटोत्कच गुप्त को। लेकिन महाराजाधिराज आएगा तो बोलिएगा चंद्रगुप्त प्रथम को। और यही वास्तविक संस्थापक थे गुप्त वंश का। ऐसे बोलना है। इसके बाद इसी का बेटा आता है या वंशज आता है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त आता है। इससे भी एक दो प्रश्न देख लीजिए, शायद आ जाए तो अच्छी बात है। वैसे आएगा नहीं, लेकिन एक दो आएगा। प्रश्न कहाँ आता है आपसे बोल देगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया, ये प्रश्न बनेगा। देखिए ये VVI, वेरी VVI, समुद्रगुप्त प्रथम को भारत का नेपोलियन कहा गया। बोलिए मेरे साथ, यहां से प्रश्न आएगा। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन किसे कहा गया भारत का? तो समुद्रगुप्त। पहला प्रश्न तो यही आएगा। इतिहासकार स्मिथ एक इतिहासकार थे, विदेशी थे। उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया था। यहां से प्रश्न आएगा। और वही समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है, कवियों का राजा। ये कवि भी थे, अच्छे कवि, इसीलिए कविराज भी कहा गया। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि, उनके समय में एक कवि हुआ करते थे। कवियों का इनके समय में ज्यादा, ये कवि को ज्यादा मानते थे और ये खुद भी कवि थे, इसीलिए इनको भारत का नेपोलियन भी कहा गया समुद्रगुप्त को। और इनके में ये थे। समुद्रगुप्त के बाद क्या हुआ? समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में, ये देखिए, समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य मिला है। लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण, यानी ये चोटवा रामगुप्त जो था, समुद्रगुप्त के बाद राजा कौन बना भाई? रामगुप्त। लेकिन गधा था, बेवकूफ था, गाजा वहां के सोता होगा, दारू शराब पीता होगा। तो इसका जो भाई कहिए या जो कहिए, तो क्या हुआ? इसके अयोग्य के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका मतलब ये जो ऐसे लिखे हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर स्वयं को राजा घोषित कर दिया। कौन भाई? इतिहास से सीखिए। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो क्या किया? रामगुप्त, उससे पहले राजा कौन था? रामगुप्त। इसको मार दिया, चूंकि चटवा अयोग्य था, पढ़ा लिखा नहीं होगा। चूंकि समुद्रगुप्त के बाद राजा कौन बना? रामगुप्त। तो रामगुप्त भी है, चंद्रगुप्त द्वितीय भी है, लेकिन योग्य था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसने क्या किया? अपने भाई या जो कहिए रामगुप्त को मार दिया। इसके बाद गद्दी पे बैठ गया। कौन बैठ गया भाई? चंद्रगुप्त द्वितीय। एक बात गौर की है, इतिहास में जिसके भी पीछे चंद्रगुप्त लगा है वो वाकई में दम था।
देखिए ना, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। फिर गुप्तकालीन में आते हैं तो अपने वंशज के नाम पे रखा चंद्रगुप्त प्रथम, फिर द्वितीय। चंद्रगुप्त पता नहीं नाम ही से लगता है कि पढ़े वाला होगा ये। अब आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, यहां से प्रश्न आपको पूछेगा, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय, वीडियो हो गया 35 मिनट। चलिए, इसीलिए तो एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे बहुत लंबा होता है तो आप लोग देख नहीं पाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय कैसे बना राजा? ये गुप्त वंश का था। इसने अपने से ऊपर रामगुप्त का मर्डर किया, मर्डर करने के बाद ये हथिया लिया, राजा बन गया। अब पढ़िए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर 389 ईस्वी में विक्रमादित्य की उपाधि ले ली। विक्रमादित्य की उपाधि कौन लिया? चंद्रगुप्त प्रथम, सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय। आपसे बोलेगा महाराजा की उपाधि किसने लिया? तो गुप्त वंश का घटोत्कच गुप्त लिया। महाराजा धीराज की उपाधि किसने लिया भाई? तो बोलिएगा आप, महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिया था। कौन लिया था? महाराजा धीराज की उपाधि, महाराजा धीराज की उपाधि कितने लिया? ये चंद्रगुप्त प्रथम ने लिया था। 2 क्वेश्चन आता है। इसके बाद देखिए, तब विक्रमादित्य की उपाधि किसने लिया? उसको मतलब मेडल दिया गया, विक्रमादित्य का एक मेडल। किसको भाई? चंद्रगुप्त द्वितीय को। ये प्रश्न आएगा VBI। आपने फाइयान, एक यात्री थे चीनी यात्री, यहां से प्रश्न आएगा। वेनसांग, फाइयान किसके समय में आए थे? पढ़िए, चीनी यात्री फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। और कब से कब रहा ये भी जान लीजिए। फाइयान भारत में 14 वर्षों तक रहा, भारत के बारे में स्टडी किया। फाइयान किसके समय में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। फाइयान किसके, चीनी यात्री था, किसके समय में आया? नाम से ही पता लगता है, फाहियान। फाहियान चीनी यात्री था और वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत में आया और 14 वर्षों तक भारत में रहा और भारत का वृत्तांत कहानी को लिखा। चंद्रगुप्त द्वितीय को मेहरौली लौ स्तंभ में चंद्र नाम से संबोधित किया गया है। जो भी दिल्ली में आते होंगे, दिल्ली में एक लौ स्तंभ है, लौ स्तंभ यानी शिलालेख कहिए, लौ स्तंभ। मैं तो गया हूं बचपन में, जब मैं 5 क्लास में था। वो कौन से लौ स्तंभ है, कौन से जगह पे? उस समय बचपन में नहीं पता था, लेकिन बाद में जाने। मेहरौली, मेहरौली एक जगह है, उसी पे मेहरौली स्तंभ है, लौ स्तंभ। यह किसके शासनकाल में बना भाई? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अब यहां से देख लीजिए, यह भी प्रश्न आएगा, ये VBI। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न, जैसे कहते हैं ना, अभी भारत में प्रधानमंत्री हमारे दामोदर दास मोदी जी हैं, मोदी के शासनकाल में रक्षा मंत्री ये है, तो ये है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में उनके 9 रत्न थे। आप कालिदास का नाम सुनते होंगे, जो भी मधुबनी क्षेत्र से होंगे, जो उच्चैठ जाते होंगे, चूंकि मैं जाता हूँ, माता का मैं बहुत बड़ा भक्त भी हूँ, उन्हीं की कृपा से मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ता हूँ। तो उच्चैठ कालिदास कहते हैं ना, कालिदास के बारे में सुने होंगे। तो कालिदास हो गए, ये उन्हीं के शासनकाल में थे, उन्हीं के शासनाधीन थे कालिदास। याद रखिएगा, मधुबनी दरभंगा वाले उच्चैठ जाते हैं, कालिदास का नाम सुनते होंगे। तो कालिदास। धनवंतरी, ये डॉक्टर थे, धनवंतरी हो गए, अमर सिंह हो गए, और भी नाम है, लेकिन इसमें 2 फेमस है, कालिदास और धनवंतरी, जो दोनों चंद्रगुप्त के 9 रत्न थे। 9 गो मंत्री थे, 9 गो में 2 फेमस थे, कालिदास और धनवंतरी, जो इन्हीं के शासनकाल में हुए। अब इसी में आते हैं, ये एक क्वेश्चन तो यही, कुमारगुप्त प्रथम। ये जितने भी है, चंद्रगुप्त प्रथम, आपको सॉरी, गुप्त वंश के संस्थापक में कौन आए? श्रीगुप्त आए, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। फिर इसके बाद द्वितीय आए, समुद्रगुप्त आए, ये सब आए। उसी में, उसी वंशज में कुमारगुप्त है। गुप्त से ही पता है, गुप्त वंशज में ही पैदा हुए होंगे। नालंदा जो विश्वविद्यालय है, जो खंडर में है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है, इसने ही करवाया था, जिनका नाम था कुमारगुप्त। याद रखिएगा, कुमारगुप्त। ये प्रश्न 100% पूछेगा। कुमारगुप्त ने ही, कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम हो या कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बाद में यह बौद्ध धर्म के शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र बन गया। बौद्ध धर्म की ज़्यादा पढ़ाई होने लगी नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो बोलिएगा कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त भी लिखा हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। स्कंदगुप्त, ये भी इसी वंशज है, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, यहाँ से प्रश्न नहीं आता है, आगे बढ़िए। लेकिन फिर भी देख लीजिए, गुप्त वंश, अब इसका भी शासन का खत्म होगा। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था।
विष्णुगुप्त का नाम सुने होंगे। गुप्त वंश के साथ ही मगध वंश का भी अंत हो गया, यानी विष्णुगुप्त अंतिम शासक था गुप्त वंश का, इसके साथ ही मगध का साम्राज्य भी विनाश हो गया, खत्म हो गया। जब आप ऊपर चढ़िएगा तो नीचे भी आइएगा। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था, इसके साथ ये मगध साम्राज्य भी खत्म हो गया। इतिहासकार जो इतिहास लिखते हैं, जो खोजबीन करते हैं, इतिहासकार वीए स्मिथ, यही स्मिथ साहब है जिसने विक्रमादित्य का उपाधि दिया था। सब पढ़ाया देखिएगा। वीए स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल, ये जो गुप्त वंशज था, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा है, स्वर्ण युग कहा है। अब आते हैं पाल वंश, अंतिम शासक वीवीआई, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया भैया? तो क्या बोलेंगे? कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम। और नालंदा विश्वविद्यालय में कौन सा ज्यादा पढ़ाया होता था? बौद्ध धर्म। अब आते हैं पाल वंश, यही पहले बताया था ना आप, गोपाल, गोपाल ने क्या बनाया? उदंती, कहते हैं उदंतपुरी विश्वविद्यालय, जो बिहार शरीफ वाले जानते होंगे। गोपाल ने, ये गोपाल है कौन? तो पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में की। देखिए प्रश्न पूछा हुआ है, पहले बता दिया और याद जाइए। इसी वंश का सबसे प्रमुख शासक धर्मपाल था। अब धर्मपाल ने भी क्या किया? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया जो भागलपुर में है। इसी प्रकार ये पढ़ा दिए सोमपुर महाविहार जो भी बांग्लादेश में है, उसका भी निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। यानी पाल वंश का संस्थापक गोपाल। गोपाल ने क्या किया? उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो बिहार शरीफ में है, खंडर है, वो कौन बनवाया था? आपको गोपाल। गोपाल के बाद उसी वंशज के प्रमुख शासक धर्मपाल आते हैं और धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में है उसका निर्माण कराए। इतना ही नहीं, सोमपुर महाविहार का निर्माण भी, जो अभी बांग्लादेश में वो हिस्सा चला गया है, उसका निर्माण भी पाल वंश के ही वंशज थे धर्मपाल, उसने ही किया। लास्ट, धर्मपाल ने उत्तरापथ स्वामी, उत्तरापथ स्वामी की उपाधि ली, अपना अपना टैग लिया, अच्छा काम किया तो मेडल लिया, है ना। जैसे भारत में भारत रत्न दिया जाता है, तो उस समय में अच्छा काम कीजिएगा तो उपाधि मिलेगा। तो धर्मपाल को एक उपाधि दिया गया उत्तरापथ स्वामी। ये सब पढ़ लीजिएगा। और लास्ट में, लास्ट खत्म हो जाएगा आप, धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल 810 ईस्वी में चल गए। अभी 1 ईस्वी से स्टार्ट हुआ और आज 2023 ईस्वी चल रहा है, 21वीं सदी चल रहा है। तो ईस्वी की बात किए हैं। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल 810 ईस्वी में शासक बना। समझ में आया मैंने क्या क्या पढ़ाया? शुंग कर्ण वंश दोनों तो नहीं पढ़ाया। इसके बाद कौन वंशज आता है? इसके बाद कुषाण आता है। कुषाण से प्रश्न पूछेगा। गुप्त वंशज आते हैं, इसमें चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त जिसको भारत का नेपोलियन कहा गया, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया। स्कंदगुप्त से पढ़ना ही नहीं है। पाल वंश में गोपाल फेमस है और धर्मपाल फेमस है। इसका बेटा नालायक है जो इतिहास के पन्नों में नहीं जानता है। काम ऐसा कीजिए जो इतिहास आपका गवाह हो कि आपने कुछ किया। इसीलिए बिहार शिक्षक बहाली आपके चरण पे है, आपके सामने है। पहला लक्ष्य, पहला स्ट्राइक 100% यू विल बी सिलेक्टेड इन द एग्जामिनेशन इफ यू स्टडी हार्ड एंड हार्ड। आप अगर मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी सक्सीडेड इन बिहार शिक्षक बहाली। अब कुछ चीज और जान लेते हैं, कुछ है, ये याद करने वाला चीज है। वीवीआई मैंने लिख दिया है। प्राचीन बिहार इतिहास के प्रमुख साहित्य, साहित्य का मतलब हुआ इंग्लिश में नॉवेल। जैसे रामायण पढ़ते होंगे, महाभारत पढ़ते होंगे, ये किताब लिखा गया, ये सब साहित्य है। इसी प्रकार प्राचीन बिहार का देख लीजिए। एक अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र को किसने लिखा? तो कहिएगा कौटिल्य, जिनका दूसरा नाम चाणक्य भी था। तो कौटिल्य ने क्या किया? एक साहित्य लिखा, एक किताब लिखा जिसका नाम अर्थशास्त्र था, इकोनॉमिक्स। इस किताब में क्या था भाई? इस किताब में राज्य का प्रबंधन बताया गया कि राज्य, किसी भी राज्य को कैसे चलाना है, राज्य में शासक कैसा होना चाहिए, नियम लगाया, कितना कर लेना है, ये सब राज्य का प्रबंधन के बारे में कौटिल्य ने अपने एक किताब अर्थशास्त्र में लिखा। इसी प्रकार बुद्ध चरित्र, नाम से ही पता लगता है बुद्ध, किताब का नाम है, साहित्य का नाम है बुद्ध चरित्र। किसने लिखा? अश्वघोष। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा। बुद्ध का मतलब बुद्ध, महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म का महाकाव्य, बौद्ध धर्म के बारे में उस किताब में बताया गया। ये प्रश्न पूछेगा, ये 6 प्रश्न मैंने लिखा है, एक प्रश्न आएगा। इस साहित्य है प्रज्ञा परमिता, ये पूछता नहीं है, जान लीजिए। ये भी किताब का नाम है, साहित्य का। किसने लिखा? नागार्जुन। इस किताब में बताया गया शून्यवाद का सिद्धांत। मुझे भी नहीं पता है शून्यवाद होता है क्या।
इसी प्रकार एक किताब VBI ये पूछा हुआ है CU की, इसका नाम सही पता है, कोई चाइनीज लिखा होगा। CU की एक किताब है। इस किताब को किसने लिखा? ह्वेन सांग ने लिखा। यानी ये जब भारत आए थे तो उस समय भारत का यात्रा करने के बाद एक किताब लिखे CU की, जो ह्वेन सांग ने लिखा था। इंडिका VBI वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इंडिका एक किताब है, इसको किसने लिखा? मेगास्थनीज ने लिखा था। और उस किताब में, इंडिका जो किताब है, इस किताब में मौर्य साम्राज्य का विवरण मिलता है, यानी मौर्य वंश कैसे बना, इसके बाद इसके वंशज कौन कौन हुए, मौर्य वंश में कौन आते हैं, कौन किया था बताइए आप, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, सब है। इसके बाद एक किताब है मिलिंद पनोह, नाम से ही पता लगता है, मिलिंद पनोह नागसेन ने लिखा था। और इस किताब में बताया गया बैक्ट्रियन शासक मिनांडर। बैक्ट्रियन का मतलब होता है, अभी मैंने बताया, यूनानी शासक या ग्रीक, उसी को यूनानी या ग्रीक। और एक नाम और है, उसको बोलते हैं बैक्ट्रियन। ग्रीक बोलिए या बैक्ट्रियन। तो बैक्ट्रियन राजा हुआ करते थे, उसका नाम मिनांडर था। और नागसेन, इन दोनों के बीच जो भी वार्तालाप हुआ, जो भी कन्वर्सेशन हुआ, वाद विवाद हुआ, उसको इसने इस किताब में लिख दिया। मिलिंद पनोह, इस किताब को किसने लिखा? तो नागसेन ने लिखा था। समझ गए? यहां से प्रश्न आएगा। इसके बाद ये देखिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा। प्राचीन बिहार इतिहास के विभिन्न वंश, कौन कौन वंश आए और उसकी राजधानी क्या था? आपको पता है मगध, बिहार का नाम पहले मगध था। और मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगृह। और राजगृह किनके शासनकाल में राजगृह था, सब देख लीजिए। जैसे आपको पता है मगध का संस्थापक कौन था, तो बोलिएगा बृहद्रथ। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था, तो क्या बोलिएगा? बोलिए मेरे साथ, बिंबिसार, जो हर्यक वंश का संस्थापक था, बिंबिसार। उसी का बेटा अजातशत्रु, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु। अजातशत्रु गधा था, जो उसने बाप का गला काट दिया बिंबिसार का। इसके बाद इसका बेटा आया उदायीन, इसने भी अपने बाप अजातशत्रु का गला काट दिया। उदायीन के बाद इसी के वंश होते होते शिशुनाग वंश आता है। इसी वंश में कालाशोक हुए। इसके बाद नंद वंश आया, फिर मौर्य वंश, फिर कुषाण, गुप्त। और ये जब बृहद्रथ जो राजा थे, जो वंशज थे, जो शासक था बृहद्रथ, उसके समय में जो मगध की राजधानी थी ग्रीवरज, या इसी का दूसरा नाम राजगृह भी कह सकते हैं। मगध की प्रथम राजधानी पूछे तो बोलिएगा राजगृह, या कहीं कहीं पे आपको देगा ग्रीवरज। दोनों नाम एक ही है, एक आदमी का दो नाम। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो ग्रीवरज या राजगृह। और किसके शासनकाल में थी? तो बृहद्रथ के शासनकाल में। बृहद्रथ मगध का संस्थापक था, मगध को बसाने वाला था। इसके बाद आता है हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार वही जिसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जब वास्तविक संस्थापक बोल दे मगध का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो बोलिएगा बिंबिसार। और बिंबिसार कौन से वंशज का था, तो बोलिएगा हर्यक वंशज, हर्यक वंशज का था। और इसके समय में जो मगध की राजधानी वही था ग्रीवरज या राजगृह। इसके बाद आता है इसी वंशज में यानी हर्यक वंश में ही अजातशत्रु आता है। अजातशत्रु गधा था। इसके बाद इसका बेटा उदायीन, मैंने VBI लिख दिया है। उदायीन जो है पहली बार मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र किया। ये प्रश्न बनेगा। देखिए मुझे याद है पढ़ाते पढ़ाते, आप भी वीडियो देखिए 2 बार, फिर उसको नोट्स बनाना, फिर देखना। तो बोलेगा मगध की राजधानी पहली बार राजगृह से स्थानांतरित होके, यानी वहां से हटा के पहली बार पाटलिपुत्र जो किया गया, किसके शासनकाल में, तो बोलिएगा उदायीन। उदायीन के समय में पहली बार मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र हुआ, उदायीन के समय में। इसके बाद शिशुनाग आता है। इसके बाद शिशुनाग आया। शिशुनाग ने क्या किया? गधा, फिर पाटलिपुत्र से मगध की राजधानी वैशाली कर दिया। फिर आया इसी वंश का कालाशोक। कालाशोक क्या किया? फिर वैशाली से मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र कर दिया। इसके बाद कालाशोक हुआ, नंद हुआ या मौर्य वंश, ये तीनों शासनकाल में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र की रहा, कोई बदलाव नहीं। लेकिन जैसे ही कुषाण विदेशी शासक, जो विदेशी अंतिम शासक थे, जो भारत में आक्रमण किया, कुषाण ने क्या किया? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से मथुरा कर दिया। पुरुषपुर एवं मथुरा दोनों को बना दिया। पाटलिपुत्र से कुषाण वंश क्या किया? पाटलिपुत्र से राजधानी मगध का ये कर दिया। इसके बाद गुप्त वंश आया, जिसकी स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। उसने क्या किया? फिर राजधानी को मथुरा से लेकर पाटलिपुत्र कर दिया। और लास्ट में जो पाल वंश आया, पाल वंशज क्या किए?
मगध की राजधानी जो पाटलिपुत्र कभी हुआ करता था, कभी राजगृह था, कभी वैशाली चला गया, कभी मथुरा चला गया, राजधानी है। जैसे भारत की राजधानी पहले कहाँ थी? कोलकाता था, फिर उसको दिल्ली लाया गया, तो चेंज होता है। और अंतिम शासक पाल वंश, इसने अपनी राजधानी मगध की राजधानी मुंगेर कर दिया। मुंगेर को भी अपना फायदा हुआ, मुंगेर वाले भी खुश हुए होंगे उस जमाने में कि मुंगेर कभी मगध का राजधानी हुआ करता था, लेकिन ज़्यादातर समय में पाटलिपुत्र ही मगध की राजधानी थी। कोई बोलेगा मगध का सर्वप्रथम राजधानी, मगध जब बना उस समय राजधानी क्या थी, प्रथम राजधानी क्या थी, तो बोलिएगा राजगृह, या कहीं कहीं पे इसी का दूसरा नाम गृहव्रज रहता है। और पहली बार राजगृह से पाटलिपुत्र किसके समय में हुआ, तो बोलिएगा उदायीन, VVI मैंने लिख दिया है, और पढ़ लीजिएगा। और आज का वीडियो खत्म होता है, कल पढ़ेंगे, बिल्कुल कल आएगा, लेकिन आपका पढ़ा हुआ कल नहीं आएगा, इसीलिए पढ़ लीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है इतना मेहनत करते हैं तो आप भी इसका फल मुझे देंगे, और फल इतना ही चाहिए फिलहाल कि आप पढ़िए। पढ़ने के बाद जो भी होगा, जिस समय आपकी एग्जाम होगी, सिलेक्टेड होंगे, तो मेरे लिए उससे ज़्यादा खुशी कुछ नहीं है। तो इसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और आज आपको हम प्राचीन बिहार का इतिहास मैंने ख़त्म कर दिया। देखिए, प्राचीन बिहार का जो भी इतिहास है, इसको मैंने ख़त्म करने का काम किया है। ठीक है, इसी कड़ी में अब हम आधुनिक बिहार पे चलेंगे। मध्यकालीन भी है, वहां से बाद में पढ़ाएंगे। आधुनिक बिहार का इतिहास आपको हम पढ़ा देंगे। आधुनिक बिहार का इतिहास ये आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, स्टडी करना पड़ता है, इसके बाद ही आपको हम ये, इसमें आपको सब कुछ हो जाएगा। बहुत सारा टॉपिक है, जैसे हो गया जब गांधी जी बिहार में आए, कैसे आए, आंदोलन कैसे कैसे हुआ, इसमें आपको 1885 ईस्वी के बाद का पढ़ाएंगे, और आज़ादी तक, ईस्वी के बाद से लेके 1947 तक का हम पढ़ा देंगे, ईस्वी तक का पढ़ाएंगे। इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस होगा, सभी टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय ये आधुनिक बिहार का इतिहास धीरे धीरे आपको खत्म कर देंगे, और अच्छा लगे तो पढ़िएगा। जय हिंद, जय भारत।